हेलो बच्चों, सो फाइनली एमसीसी का नोटिस आ चुका है। एमसीसी का ब्रोशर कंप्लीट आपको देखने को मिल चुका है, शेड्यूल भी आ चुका है, हमने लाइव में भी कवर कर दिया है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि इस बार एमसीसी में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई 2025 तक जो चीजें चल रही थी अब उसमें थोड़ा सा बदलाव हमने किया है। ठीक है, क्या बदलाव किया है बस उसी की बात कर रहे हैं कि हैसल फ्री काउंसलिंग प्रोसेस बनाने की कोशिश करी इन्होंने। ठीक है, तो मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूं कि पहले क्या होता था बेटा कि अगर आपको राउंड 1 में मान लो कोई सीट मिलती है और आपको ये सीट रिजाइन करनी होती थी तो आपको यहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता था, आपको सीट रिजाइन करने के लिए एक सेंटर जाना पड़ता था। अब क्या होगा है 2026 वाली काउंसलिंग में अगर आपको रिजाइन करना है तो आपको फिजिकली वहां प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज का ये दूसरा क्या प्रोसेस बताया है अपग्रेडेशन का। ठीक है बेटा, अपग्रेडेशन का मतलब होता है कि अगर आपको अपग्रेड करना है तो पहले अपग्रेड करने के लिए फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपग्रेडेशन के लिए भी वहां जाना पड़ता था सेंटर पे, लेकिन अब आपको सेंटर पर नहीं जाना है, आप ऑनलाइन ही चूज टू अपग्रेड सेलेक्ट कर पाओगे। समझे बेटा, ये दो बहुत बड़े चेंजेस जो एमसीसी ने इस बार किए हैं। ठीक है, राउंड 3 के बाद मैंडेटरी हो जाता है, ये लिखा है। अच्छा, सीट विड्रॉल के बारे में लिखा है फ्रीज कैंडिडेट को भाई फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा अलॉटेड इंस्टीट्यूट को, है ना, जिसने फ्रीज किया है। फ्लोट कैंडिडेट क्या कर सकता है, वो ऑनलाइन सीट सरेंडर कर सकता है। ठीक है, कैंडिडेट लॉगिन करेगा एमसीसी पोर्टल पे, सेलेक्ट करेगा विड्रॉवल रेजिग्नेशन पे, कैंडिडेट करेगा रेजिग्नेशन ऑनलाइन सबमिट और सीट रिजाइन हो जाएगी। ठीक है बेटा, पहली राउंड की सीट ही एग्जिट कर सकते हो। राउंड 1 में क्या करेगा भाई, राउंड 1-2 की बात करें, पहला रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करोगे, सीट अलॉटमेंट होगा। अब डिसाइड करना है कि फ्रीज करना है कि फ्लोट करना है। ठीक है, अगर फ्रीज कैंडिडेट है तो वो कैंडिडेट जिसको अब अपग्रेड नहीं करना है, जिसको ज्वाइन करना है। ठीक है, फ्लोट कैंडिडेट जिसको अपग्रेड करना है, जिसको ज्वाइन नहीं करना है, तो वो हो जाएगा अपग्रेड में। ठीक है, अब जिसको ज्वाइन करना है, हु डजंट वांट टू अपग्रेड एंड रिटेन द सीट, अपनी सीट रोके रहेगा। ठीक है, तो उसको क्या वन टाइम अपलोड करना है अपना एमसीसी डॉक्यूमेंट एमसीसी पोर्टल पे। ठीक है, और उसको फिजिकली रिपोर्ट करना है जब एडमिशन उसको फाइनली लेना हो, और अब वो स्टेट काउंसिलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। जिसने अपग्रेड के लिए गया है, ठीक है, तो एक बार अपलोड करना है सॉफ्ट कॉपीज एमसीसी पोर्टल पे, स्टेट काउंसिलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकता है एंड ऑनलाइन ज्वाइनिंग भी कर सकता है अलॉटेड इंस्टीट्यूट के लिए। ठीक है, उसके बाद जो भाई फिर रिपोर्ट करेगा वो क्या, या तो कंटिन्यू करे स्टडी, ठीक है, या फिर अगर वो स्टेट की ज्वाइन करना चाहे तो स्टेट की ज्वाइन कर ले। इधर से जो अपग्रेड करके आया है वो स्टेट की ज्वाइन कर सकता है, या फिर अगर उसका अपग्रेड हो जाता है तो वो नेक्स्ट वाले राउंड में चला जाएगा। राउंड 1 में फ्री एग्जिट है, राउंड 2 में एग्जिट विद फॉरफीचर है, मेन चीज है। ठीक है, सामने ही लिखी हुई है। ठीक है, फिर राउंड 3 शुरू होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, सीट अलॉटमेंट होगा। सीट अलॉटमेंट के बाद क्या होगा, एक तो फ्रेश अलॉटमेंट होगा, दूसरा जिसने सीट रिटेन कर ली उसको वही मिल जाएगी। ठीक है, जिसका फ्लोट करते हुए अपग्रेड करते हुए आया या तो उसको भी नई सीट मिल जाएगी, जिसको भी किसी भी तरीके से सीट मिलेगी उसको फिजिकली रिपोर्ट करना होगा एडमिशन के लिए। ठीक है बेटा, कैंडिडेट को ये सीट ज्वाइन करनी ही है, ना कोई रेजिग्नेशन का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर ये सीट छोड़ेगा तो सिक्योरिटी डिपॉजिट चला जाएगा और काउंसलिंग के आगे वाले राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ठीक है बेटा, देखो राउंड 1 में सीट मिली, अपग्रेड करना है, नहीं करना है तो रिपोर्ट करो और एडमिशन ले लो। अपग्रेड करना है तो वो फ्लोट कैंडिडेट, तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, अलॉटेड इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑनलाइन आपको डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी है, और अपग्रेड हो गया तो राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट होगा। ठीक है, फिर भी आपको लगता है अपग्रेड करना है तो फिर आप अपग्रेडेशन के लिए डालोगे, नहीं होगा तो राउंड 2 की सीट ले लो, हो गया तो राउंड 3 में आ जाओगे, राउंड 3 का सीट अलॉट हो जाएगा। अब राउंड 3 में अगर अपग्रेड नहीं हुआ तो पुरानी वाली सीट रहेगी, अपग्रेड हो गया तो नई वाली सीट को ज्वाइन करना है। ठीक है, और फ्रेश अलॉटमेंट तो होगा ही होगा राउंड 3 में। सिंपल है, समझ में आ गया क्या रूल है। ठीक है, फिर एनआरआई कैंडिडेट के लिए इसमें लिखा है कि क्या क्या चीजें हैं, है ना, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। ठीक है, क्या क्या आते हैं एनआरआई कैंडिडेट में, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जरूरत होगा, 10-12 मार्क्सशीट जरूरत होगी, स्कोर कार्ड, पासपोर्ट, है ना, एनआरआई कैंडिडेट एफिडेविट जरूर होगा। ठीक है, जो बता सके एक तरीके से आपका रिलेशनशिप प्रूफ, है ना, रिलेशनशिप टू बी वेरीफाइड बाय द कॉम्पिटेंट रेवेन्यू अथॉरिटी ऑफिसर। ठीक है, तहसीलदार या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर, है ना, और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, स्पॉन्सरशिप बाय लीगल गार्जियन, इसके बारे में लिखा हुआ है। ओसीआई कैंडिडेट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर करेंगे, फॉरेन नेशनल के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, इन सारी बातों में लिखा है जो एनआरआई कोटा से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। ठीक है बेटा, 110 पेज का है। फिर पीडब्ल्यूबीडी के लिए बताया था, पीडब्ल्यूबीडी के लिए जो भी फॉर्मेट थे वो फॉर्मेट आए हुए हैं। ठीक है, एमसीसी में देखोगे जाके
इसके पहले जो PWBD कैंडिडेट में हमने कवर करी थी, ठीक है। फिर बात करते हैं 15% ऑल इंडिया कोटा, मैं आपको बता चुका हूँ 15% ऑल इंडिया कोटा ऑफ MBBS सीट, BDS सीट, 100% MBBS ऑफ BHU, एम्स की सारी सीट, जिपमर की सीट पुरुचल कैरेकल में है, AMU की सीट 15% ऑल इंडिया कोटा की, DU IP यूनिवर्सिटी की, VMMC और इन सारे कॉलेजेस की, जामिया की जो ओपन सीट्स हैं और 15% ऑफ ESIC, ये सारी MCC काउंसलिंग के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है बेटा, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद आपको पता है राउंड 3 में कन्वर्जन होता है, ठीक है। जो हमारी कोटा वाली कैटेगरी होती है उनको नॉर्मल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की भी जो काउंसलिंग होती है वो MCC के थ्रू ही होती है, ठीक है। सीट मैट्रिक्स आपको रिलीज हो जाएगी, ठीक है बेटा। उसके बाद सारे एम्स की जो होती है काउंसलिंग वो भी MCC ही कराता है। सीट कन्वर्जन की बात करें तो यहाँ पे मेंशन हुआ है। ESIC की बात करें तो भाई 15% ऑल इंडिया कोटा इन ESIC मेडिकल कॉलेजेस, वार्ड ऑफ IP होना चाहिए, ठीक है। और 85 स्टेट कोटा सीट्स ऑफ ESIC, ये देखो इन कॉलेजेस के नाम लिखे हुए जो IP यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, ठीक है। IP यूनिवर्सिटीज लेने के लिए IP काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा, अगर आप उनके दूसरे उसके लिए जाते हो, ठीक है। दूसरे पर्सन जो आप MCC के IP यूनिवर्सिटीज की जो MCC के अंदर आती हैं उनकी वो सीट्स तो MCC के थ्रू ही मिलेंगी ना, ठीक है। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे DU हो गया, जामिया मिलिया हो गया और ये वाले कॉलेजेस हो गए, उनकी इस तरीके से प्रॉपर डिवीजन लिखा हुआ है किसकी सीट कितने पास होती हैं, ठीक है। फिर वही कन्वर्जन एल्गोरिथम लिखा हुआ है। DU के बारे में बात करें तो 15% AIQ है, 85% स्टेट कोटा के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। CWD कैंडिडेट के लिए भी इसमें एडवांटेज होता है। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है DU इंटरनल कोटा के लिए कि एलिजिबिलिटी कैन प्रोवाइड बाय द DU अथॉरिटी फॉर द स्टेट एग्जामिनेशन क्या है, एप्लीकेंट मस्ट हैव 11th एंड 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन अंडर 10+2 सिस्टम कंडक्टेड बाय द CBSE, ठीक है, या फिर जामिया मिलिया न्यू दिल्ली, है ना। ये उसकी एलिजिबिलिटी है DU इंटरनल कोटा की। फिर जामिया मिलिया की बात करें तो ये सीट मैट्रिक्स है जो जामिया मिलिया में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। BDS का ये दिया गया है सीट मैट्रिक्स, ठीक है। और उसके बाद बात करें अगर हम सेंट्रल इंस्टीट्यूट और IP यूनिवर्सिटी जो इसके अंदर आती हैं उनका बेसिकली क्या क्राइटेरिया रहेगा कि लोकेशन ऑफ द स्कूल कॉलेज फ्रॉम विच द कैंडिडेट हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विल फॉर्म द क्राइटेरिया डिसाइड द, है ना। जो लोकेशन जहां से उसने पास किया है तो बेसिकली यहाँ पे ये चीज मैटर करती है, ओके बेटा। उसके बाद बात करते हैं AMU के लिए क्या बताया गया है। AMU में ये सारी सीट्स होती हैं, NRI सीट भी होती है, कोई रिजर्वेशन AMU की ओपन सीट में नहीं होता है। 5% PWD के लिए रिजर्वेशन देखने को मिलता है। AMU इंटरनल कोटा के लिए कौन एलिजिबल होगा, एज इंटरनल कैंडिडेट इज वन हु हैज पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय दिस यूनिवर्सिटी एज अ रेगुलर स्टूडेंट नॉट अर्लियर देन 3 एकेडमिक ईयर, ठीक है। अगर यहीं से ही पास आउट है तो उसको एज अ AMU इंटरनल कोटा मिलता है। फिर BHU की बात करें बेटा, BHU के लिए डोमिसाइल फ्री है, कैंडिडेट हुआ जिसने नीट क्वालिफाई किया है वो BHU के लिए एलिजिबल हो जाता है। BHU के लिए ऐसा कोई वो। AFMC की बात करें तो AFMC का बेटा जो रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, वो हमारा MCC के थ्रू होता है बेसिकली। और AFMC करता क्या है, इसकी जो एक लिस्ट होती है, ठीक है, MCC क्या करता है, लिस्ट जो होती है जो अलॉटेड जो मतलब एलिजिबल है, ठीक है, उनकी लिस्ट को ये भेजता है AFMC के पास, ठीक है, MCC, और ये करता है एक्चुअल सीट अलॉटमेंट, ठीक है। समझ में आया। फिर जिपमर के बारे में लिखा हुआ है, जिपमर की कौन कौन सी सीट्स इसमें आती हैं बेटा। एलिजिबिलिटी कंडीशन लिखी हुई है कि नीट क्वालिफाई होना चाहिए, MCC का कोई खास रोल इसमें नहीं होता है, ठीक है। जिपमर के बाद देखते हैं BSc नर्सिंग जो आता है हमारा IP यूनिवर्सिटी के अंदर, आपको पता है MCC काउंसलिंग के थ्रू ही BSc नर्सिंग भी अलॉट होता है, ठीक है। तो उसकी क्राइटेरिया लिखा है। रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस की बात कर लें। अब ये आ गई आपके काम की बात बेटा, क्या है कि राउंड 1 में आपको जो है प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग वो सब करना है, फिजिकल रिपोर्टिंग भी करना है। फिर फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन आता है। राउंड 2 में भी यही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। आपको ये राउंड के बारे में मैं आपको समझा चुका हूँ इसके पहले। राउंड 3 में अगर आप अपग्रेड करते हो तो कैसे अपग्रेड करोगे, राउंड 3 की सीट नहीं छोड़ सकते हो, राउंड 2 आप सिक्योरिटी मनी विद 4 फीचर छोड़ सकते हो, राउंड 1 में आपके पास फ्री एग्जिट होता है, ठीक है बेटा। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो कितना पे करना रहेगा, तो बेटा आपको अगर हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो 5,000 रुपये फॉर नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी है और सिक्योरिटी अमाउंट आपको 2 लाख पे करना है, ठीक है बेटा। जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भरना चाहते हैं उनके लिए ये रहेगा। और जो 15% के लिए फाइट कर रहे हैं बेसिकली वो 1,000 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन फी रहेगा MCC काउंसलिंग का फॉर UR एंड EWS, और 500 रुपये का फॉर SC ST OBC एंड PWD कैंडिडेट, ठीक है। और 10,000 रुपये का सिक्योरिटी मनी, टोटल 11,000 आपको पे करना है UR और EWS को, ठीक है बेटा।
और अगर डीम्ड की कराते हो तो 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन रहता है और सिक्योरिटी मनी 2 लाख हो जाती है। अगर आप 2 लाख भरोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर सारे कॉलेजेस भर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बड़ा अमाउंट जो है आपने पे कर दिया, ठीक है। सिक्योरिटी अमाउंट वॉज डिपॉजिटेड थ्रू दिस कार्ड, देन द रिफंड विल गो टू दिस कार्ड, ठीक है। जिस कार्ड से आपने किया होगा उसी कार्ड में रिफंड भी आपका आएगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर लिखे हैं जिसमें आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो तो इसको पढ़ लेना अच्छे से, ये आपको मैं टेलीग्राम पर भी भेज दूंगा, ठीक है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दिए गए कि बच्चे क्या क्वेश्चन पूछते हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। एंड बेटा उसके बाद बहुत सारे रूल्स मैंने आपको ओवरऑल समझा दिया है। अब आप एमसीसी का ब्रोशर ये वेबसाइट से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। बाकी आप चाहो तो मैं टेलीग्राम पर भी ये भेज देता हूँ, और ये ब्रोशर मैंने उन बच्चों के जो कम्युनिटी में हमारे बच्चे हैं उनके लिए भी भेज दिया है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का मैंने ऑलरेडी कवर किया था कि कहाँ कहाँ पे लोकेशन है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था। लास्ट में बेटा कई सारे एनेक्स्चर्स आपको दिए गए हैं जो आप फॉर्मेट कर रहे थे, लास्ट में आपको ये सारे फॉर्मेट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारे फॉर्मेट देखने को मिल जाएंगे आपके। देखो ये एफिडेविट दिया गया लोकोमोटर डिसेबिलिटी का जैसे है तो ये दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ये एफिडेविट दिया गया मेंटल इलनेस स्पीच डिसऑर्डर का। इस तरीके के नीचे ओबी विजुअल इम्पेयरमेंट का दिया गया है। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट का भी नीचे फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे मेडिकल एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे है ना भाई मेडिकल वाला, ये भी यहाँ पे नीचे दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं बेटा अब आपको करना क्या है, आपकी सारी काउंसलिंग हमारी जिम्मेदारी रहेगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो नंबर दिया गया है बस आपको इस नंबर पर कॉल करना है, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और बेटा अब हम आपकी काउंसलिंग सिर्फ चैट प्रोसेस के थ्रू ही नहीं, अब हम आपकी काउंसलिंग आपसे कॉल पे बात करके करेंगे, ठीक है। आपसे हम आपके जो एक्सपर्ट होंगे, ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट दिया गया, इस तरीके से प्रॉपर सर्टिफिकेट दिए गए। तो अब बेटा आपकी काउंसलिंग ऐसे नहीं होगी कि बस हम आपको चैट के थ्रू ही देंगे, तो आपको पूरा गाइड करेंगे। अब हम आपको आपके एक्सपर्ट्स के साथ कॉल पर भी कनेक्ट कराएंगे, ठीक है बेटा। तो बस करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, बस ये जो नंबर आपको दिख रहा है इस नंबर पर कॉल करना है, आपको समझा दिया जाएगा कि कैसे आपका प्रॉपर काउंसलिंग गाइडेंस मिलने वाला है बेटा, ठीक है। तो बस तैयारी कर लो अब, ठीक है। इस नंबर पर कॉल करो ताकि एक्सपर्ट अभी असाइन हो जाए, उनके साथ आपको आधे घंटे का कॉल टाइम भी मिलेगा। जैसे मैं यूपी की बात करूं तो अगर मैं आपके यूपी के कुछ बच्चे होते हैं वो मेरे पास होंगे तो मैं उनसे आधे घंटे कॉल पर भी बात कर सकता हूं। ये आप पे मैटर करेगा कि आप कितना शेड्यूल किस टाइम के अकॉर्डिंग चाहते हो, कितनी कॉल में, ठीक है। तो बच्चों चलिए, ये चीज़ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको जरूर इसको ग्रैब करना चाहिए, ठीक है। कहीं पे भी ऐसा बाहर नहीं हो रहा है कि आपके एक्सपर्ट आपसे कॉल पे बात कर रहे हो, बट हम रेडी हैं आपसे कॉल पे बात करने के लिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टेट काउंसलिंग के साथ। अब बहुत जल्दी आने वाले हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।